जब आप 2021 में पास आउट हो गए थे, जी सर। उसके बाद आपका क्या एम था? क्या लाइफ को लेके क्या अप्रोच थी आपकी? सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना। लास्टली कुछ मार्क्स से मेरा मिस इंटरव्यू हो के गया बाद मिस हो जी। गया सर। हाँ, सिर्फ आपका विजन जो पहले दिन आपने देखा था वो या कुछ और? स्टार्टिंग में विज़न देखा था कि मुझे यहाँ पे जाके इस पोस्ट पे काम करना है, वही सर मेन था। Hello everyone, welcome to Made Easy and welcome to the Toppers Talk session of Made Easy. Today we are here with Mukul Mani Tripathi. इनका यूपीएससी 2025 ईएससी में 76 रैंक ही हैज अचीव्ड और ये इनका पहला सक्सेस नहीं है, इससे पहले इनके कंटिन्यूस सक्सेस हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ लाइव ऑनलाइन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स ऑफ मेड इजी। उसके बाद इन्होंने ऑफलाइन मेंस बैच भी ज्वाइन किया, उसके बाद आईजीपी प्रोग्राम कंटिन्यूस ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज कंटिन्यूस ले रहे हैं। He is passed out in 2021 from Rajki Engineering College, Ambedkar Nagar, UP. Right now, he is working as a Group A scientist in CPCB Delhi, Central Pollution Control Board में है दिल्ली में। फादर इनके बिजनेसमैन हैं, मदर इनकी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो घर में पढ़ाई का माहौल है। और उसके बाद अब बात करते हैं इनकी सक्सेस की। तो पहली बार 2023 में इनका सीपीसीबी का एग्जाम क्लियर हुआ। उसके बाद 2024 में गेट एग्जामिनेशन में इनका 140 रैंक आया। और उसके अलावा इन्होंने बार्क 2024 का एग्जाम भी क्लियर किया। उसके बाद उन्होंने बार्क में ज्वाइनिंग भी की, जिसके बारे में इनसे बात की जाएगी। एंड थ्रू द गेट ही हैज आल्सो गॉट द अचीवमेंट इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आईओसीएल एज वेल। राइट नाउ इन्होंने सीपीसीबी चूज किया जिसमें वर्किंग में है, और उसी वर्किंग के साथ ही इन्होंने इस बार ईएससी में 76 रैंक हासिल की है। तो बात करते हैं मुकुल मणि त्रिपाठी से। मुकुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। Very good, Mukul, for your number of successes you are getting from 2021 after getting pass out. तो मुकुल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप 2021 में पास आउट हो गए थे, Yes, उसके बाद आपका क्या एम था? क्या लाइफ को लेके क्या अप्रोच थी आपकी? सर इनिशियली मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। पहले आपने गेट के बारे पहले में मैंने सोचा? गेट की थी सर। उसके बाद सर जैसे जैसे मतलब कंटिन्यूसली मैंने आगे प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरे फ्रेंड से इंटरेक्शन में कुछ कुछ उन्होंने ईएससी के बारे में बताया कि इट्स अ बेटर प्लेस। लाइक गेट में भी ठीक था सर। फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन 2022 से स्टार्ट कर दी सर। 2022 से स्टार्ट यस किया? सर। एक साल आपने गेट का प्रिपरेशन किया? 1 साल सर गेट का किया था। अच्छा। उसके बाद जब पहली बार जब आपने गेट का प्रिपरेशन किया तब आप मेडिस से अटैच थे या फिर खुद से ही किया था? नहीं सर, उसमें खुद से ही किया था मैंने। उसमें खुद से ही उसके बाद सर मेडी से तो कोर्स पहले किया। जब आपने लाइव ऑनलाइन कोर्स लिया तब आप पूरा फुल ऑन गेट और ईएससी की प्रिपरेशन यस में सर, आप फुल आए? ऑन। उसके बाद ठीक है। तो पहला एक्सपीरियंस आपका ईएससी का क्या रहा? सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना। तो उसके बाद सर मैंने प्री मेंस इंटरव्यू तक गया। अच्छा, इंटरव्यू तक गए आप यस पहली सर। बार में? उसके ओके, बाद वेरी सर लास्टली कुछ मार्क्स से मेरा गुड। इंटरव्यू के बाद मिस हो गया ठीक है, सर। हाँ। तो मतलब कितने मार्क्स से मिस हुआ था? एनी आइडिया? सर अराउंड 40 के करीब मार्क्स थे। 50 मार्क्स थे? 40-50 के मार्क्स। अच्छा, तो मतलब 50 नंबर से इनका पहली बार में रह गया। शायद वो प्री या मेन सब में मिला के कहीं ना कहीं से आपके 50 यस सर। नंबर मिसिंग हो गए। उस समय आपका गेट में रैंक 140 आया? उसके जस्ट बाद आया सर। उसके जस्ट बाद 140 रैंक आया, तो इधर नहीं और उधर आपको सक्सेस यस सर। उससे आपका जैसा आपने बताया आईयूसीएल और एआई में हो गया। आपने बार्क का भी जिक्र किया था, आपने बार्क का इंडिविजुअल एग्जाम दिया था गेट के साथ? सर इंडिविजुअल एग्ज़ाम दिया था उसका। इंडिविजुअल एग्जाम दिया था, तो आपने वहाँ पे ज्वाइन किया और उसके बाद? सर मैंने ज्वाइन किया करीबन वहाँ पे 2-2.5 महीने था ट्रेनिंग के टाइम पे सर। उसके बाद मेरे से वहाँ पे एक्चुअली स्टडीज़ हो नहीं पा रही थी। मेरे को ईएससी का प्रिपरेशन करना था। क्योंकि आपका होल सोलियम जो है हमेशा से ईएससी आया था सर। वेरी गुड। तो सर वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा था प्रॉपरली। तो मेरे को यहाँ पे डिसीजन लेना था सर। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मतलब जब किसी को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूंगा। अब सोचो 2021 में इन्होंने जर्नी स्टार्ट की, आज 2025 में इनको ईएससी का जॉब मिला है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था इनका और एक कहता ना बिलीव कि मैं कर लूंगा। बार्क जैसी जॉब जो वन ऑफ द ड्रीम जॉब हो सकती है किसी की भी, हमने पहले भी इंटरव्यूज किए बार्क के, वन ऑफ द ड्रीम जॉब है, क्यों नहीं है? साइंटिस्ट आप वहाँ बन रहे हैं, उसको भी इन्होंने लेफ्ट किया क्योंकि इनको वहाँ पे प्रिपरेशन को लेके इनका पूरा टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा था। इट डज नॉट मीन कि ये बार्क नहीं पसंद कर रहे थे, बट इनका एम कुछ और था। फिर इन्होंने यहाँ पे आके सीपीसीबी ज्वाइन किया, तो यहाँ आपको इनफ टाइम मिल रहा था? सर इनफ टाइम तो नहीं, बट क्वाइट कंपेरेटिवली सर, क्योंकि यहाँ पे स्टडीज़ नहीं करनी थी। वहाँ पे बार्क में थोड़ा प्रिपरेशन खुद फेज की था। वहाँ पे उनकी खुद की स्टडीज? यस सर, इस वजह से। अभी आप सीपीसीपी में ग्रुप ए साइंटिस्ट हैं, क्या हैंडल करते हैं आप? सर बेसिकली मेरा जो डिवीजन है वहाँ पे वो पॉल्यूशन कंट्रोल प्लानिंग का है। बेसिकली वहाँ पे हम थोड़ी स्कीम्स और गाइडलाइंस बनाते हैं जिससे पॉल्यूशन के कंट्रोल में काम किया जा सके। तो अभी तो आप बहुत बिजी होंगे? हाँ सर, करंटली बहुत बिजी हैं। अभी करंटली बहुत बिजी हैं। होप्सफुली जल्दी ये चीज़ कंट्रोल में आएगी, उसके बारे में देखेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी आपकी प्रिपरेशन को लेके बात करते हैं। तो सीपीसीबी में ज्वाइन करने के बाद यस सर। आपने ग्रुप ए साइंटिस्ट ज्वाइन कर लिया क्योंकि जो बार्क में मिल रहा था सिमिलर पोस्ट Yes, पे sir, आप यहाँ पे similar. आ गए। अब
एक महीने के एंड में एक अच्छी सैलरी आपको आ रही है, आप ग्रुप ए साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप ऑलरेडी, इसके बाद क्या मोटिवेट कर रहा है आपको अभी भी ईएससी के लिए जाने के लिए? सिर्फ आपका विजन जो पहले दिन आपने देखा था वो, या कुछ और? सर जो मैंने स्टार्टिंग में विज़न देखा था कि मुझे यहाँ पे जाके इस पोस्ट पे काम करना है, वही सर मेन था। तो मतलब ईएससी ही करना था? हाँ सर। तो फिर यहाँ पे आके आपने किस तरह से अपना प्रिपरेशन प्लानिंग किया? एक्चुअली सर यहाँ पे जो जॉब थी वो मोस्टली हेड ऑफिस में जॉब थी। ठीक है। उसके बाद सर आफ्टर ऑफिस आवर्स लाइक 7 के बाद 7 बजे के बाद शाम को मैं प्रिपरेशन करता था लेट नाइट, और उसके बाद थोड़ा बहुत अर्ली मॉर्निंग में वहाँ से सर। और उसके बाद सर वीकेंड पे जो छुट्टियाँ मिलती थी मोस्टली मैं उनमें प्रिपेयर करता था। वीकेंड पे हो गया और इस तरह से जो गवर्नमेंट हॉलीडेज वगैरह आते यस हैं, सर, उसमें भी। तो वो आप फुल ऑन प्रिपेयर कर। आप गोरखपुर से बिलोंग करते हो, तो आप इस पूरे दरमियान घर पे आना जाना सर बहुत कम हो पाता था। बहुत कम हो पाता था क्योंकि आप प्रिपरेशन में बिजी यस थे। सर। तो ये बताओ कि आपका ऑफिस टाइमिंग क्या था? सर ऑफिस मतलब अभी टाइमिंग भी है वैसे? 9:30 से लेकर के शाम के 6 बजे तक रहता था। 9:30 से 6, मतलब आना जाना मिला के अगर देखा जाए तो सुबह 9 से शाम के 7 बजे एक तरह हाँ से। सर, आराम से। तो 9 to 7 मतलब हो गया 10 आवर्स के आसपास। यस सर। 10 आवर्स आपने कहीं और कंज्यूम करवा लिया अपने ऑफिस में, ऑब्वियसली आप पढ़ नहीं पाते होंगे। अब 7 के बाद में किस तरह से एक इंसान को मोटिवेशन आता है कि मैं को ईएससी करना है और मुझे पढ़ना है? और वो आपके पास जो शॉर्टेस्ट टाइम अवेलेबल होता था उस समय आपने पूरे ईयर को लेके कैसे प्लानिंग की? एक्चुअली सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी अच्छा। रात के टाइम के लिए। फिर मैं रात में ऑफिस आने के बाद से मैं 8 बजे के करीब लाइब्रेरी पहुंच जाता था। ओके। फिर वहाँ से 8 बजे से लेकर के करीबन 12 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता था। उसके बाद फिर वापस वहाँ से रूम पे आके सुबह मॉर्निंग में करीबन 5:30 या 6 बजे फिर से लाइब्रेरी जाता था। अच्छा, तो मतलब आप 12 बजे घर आने के बाद 6 बजे उठ के फिर से लाइब्रेरी चले जाते हाँ थे? सर। तो मतलब आपने थ्रू आउट द ईयर 5-6 घंटे का स्लीप साइकिल ही बना के रखा था? हाँ, अराउंड सर इतना ही था। क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था, Yes, नींदें उस वजह से उड़ी हुई थी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो आप समझ रहे हैं कि जॉब के साथ में दिल्ली जैसी सिचुएशन में, दिल्ली में सर्दी भी होती है, सब कुछ उस पूरे दरमियान आपने इस टाइम टेबल को बना के रखा। तो आप कह सकते हैं कि शाम को 4 घंटे निकाले, सुबह 1-1.5 घंटा आप आराम से फाइंड कर लेते थे। यस सर। और जब वीकेंड होता था उस समय? सर वीकेंड पे सर फुल डे रहता था मेरा। उस समय वो फुल डे में कन्वर्ट हो जाता था? करीबन 15-16 घंटे। 15-16 घंटे आप निकाल सकते थे। Yes, बहुत बढ़िया। तब जैसे मान लो आपने कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया, Yes, sir. मैं आपका पर्सनल रवैया पूछ रहा हूँ इसमें, तो लेट से आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट Yes, sir. किया, तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि जॉब के साथ में इतने कम समय में हम उस सॉइल मैकेनिक्स को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? या फिर आप एक दिन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ते थे या सिंगल सब्जेक्ट चला के रखते थे? किस तरह से आपका स्ट्रेटजी? सर मोस्टली तो मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही लेके चलता था कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट हैं, उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, पढ़ना है। सर मैं उठ के सुबह मोस्टली तो पहले मैं थोड़ा बहुत अपने जो शॉर्ट नोट्स थे, एक मेडीजी की सर हैंडबुक आती है, हाँ बिल्कुल। उसको मैंने वो बस गेट के लिए होती है मोस्टली, पर मैं उसको ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करता था। ठीक है। वो ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, तो वहाँ से भी मैं कुछ कुछ चीज़ें उठाता था जो मेरे को फ्रीक्वेंटली और कहीं नहीं मिलती थी, उसको मैं लिख लेता था एक जगह पे। ठीक है। उसके बाद सर धीरे धीरे जो टेस्ट सीरीज आती थी मेडीसी की, उससे मैं क्वेश्चंस निकालता था जो एक बार में जो इजीली लगे उनको, उनके अलावा जो बच जाते हैं सर। नहीं, जैसे आप मुझे ये बताओ, जैसे आपने आज जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किया, यस सर। तो साथ में एक और सब्जेक्ट आप अलाइन करोगे? यस सर। तो जो शाम के 4 घंटे होते थे उसमें आप पढ़ते थे या उसमें आप टेस्ट देते थे? मतलब किस तरह से रहता सर मैं उसमें टेस्ट देके उसके बाद के टाइम जो बचते थे उसको एनालाइज करता था, उसको एनालिसिस करते थे? तो जैसे मान लीजिए सॉइल आपका 5-7 दिन में खत्म हो गया या 10 दिन में मान लो खत्म हो गया, आपने अपने हिसाब से पढ़ा, नोट से पढ़ा और फिर वर्कबुक के क्वेश्चन किए एंड देन द सॉइल मैकेनिक्स इज ओवर। उसके बाद आपको टेस्ट देना है। Yes, तो आप सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपने टेस्ट दिए या सारा सिलेबस करने के बाद दिसंबर में टेस्ट देना शुरू? नहीं सर, मैं जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होता था उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देता था टेस्ट सीरीज के। तो ये काफी अच्छी आदत होती है क्योंकि जनरली लोग ना मतलब वेट करते हैं कि हम दिसंबर आएगा तब टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होता है कि जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं और फिर मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली पहला टेस्ट आपका अच्छा नहीं गया, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से ड्रास्टिकली इधर से उधर हो जाता है कि यार मैंने इतना पढ़ लिया फिर भी मैं यहीं पे लैग कर रहा हूँ। तो इससे बेटर है कि ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है कि आप एक सब्जेक्ट को अपने लेवल पे खत्म कीजिए, जैसे भी आपको करना चाहते हैं। जैसे ये ईएससी के लिए कर रहे थे तो ईएससी पीवाईक्यू किया, सर के नोट्स पढ़े एंड देन जो भी इनके पास में मटेरियल है सारा उन्होंने रिवाइज किया एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग द टेस्ट। तो जब आपके 2-3 टेस्ट आप दे दोगे तभी उस सब्जेक्ट को कंप्लीट मानिए। बिल्कुल सर, है ना, ऐसा ही होता था। उसके बाद दिसंबर के बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू किए? सर दिसंबर के बाद मैंने ये मेडीसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था ऑफलाइन ही। फिर मैं हाँ क्या आप टेस्ट देके जाते टेस्ट सीरीज आके दे के जाता था मैं। कितने मार्क्स आते थे इफ यू वांट टू शेयर? सर मतलब मैंने सर बेसिकली रैंक्स मेरे को याद है कि अराउंड 20 के अंदर 20-30 के अंदर रैंक आ जाती थी। तो कहने का मतलब है अगर 150 मार्क्स का पेपर है तो आपके 90 से ऊपर 90 120 के रेंज में नंबर आते थे।
तो यही चीज़ है, हमें हमेशा 60% आई मीन 150 का आप 60-70% निकाल दीजिए, अबव देन 70% जो है मार्क्स आपको कैरी करना है, ताकि फिर आप जो रियल लाइफ एग्जाम होगा उसमें आपकी रैंक इसी 2 डिजिट के अंदर अंदर आपकी मिल जाएगी आपको रैंक। टेस्ट सीरीज जैसा आपने बताया कि एक तो सब्जेक्ट के बाद और फिर आपने फुल सिलेबस टेस्ट दिए, तो फुल सिलेबस टेस्ट जब आप देते थे, अच्छा जीएस का पोर्शन बताइए, उसके बारे में बात करनी। जीएस का पोर्शन आप कैसे प्रिपेयर किए? सर एक्चुअली जीएस में मैं काफ़ी स्ट्रगल करता था पहले भी। फिर सर मैंने क्या किया कि मैंने अर्लियर में टेस्ट नहीं देता था जीएस के, मिड इजी के। उसके बाद सर इस साल मैंने क्या नया किया कि टेस्ट में स्टार्टिंग से ही दे रहा था जीएस के। ठीक है। भले मेरा प्रिपरेशन कम हो पर मैं देता था सर टेस्ट। फिर अगर कुछ उसमें लैग करता था तो मैं वापस नोट्स को उठा के रिवाइज करता था, फिर वापस में उसमें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए सर बेसिकली मैंने। जीएस का टेस्ट दे के आपने उसके क्वेश्चंस रीड किया और उसी से आपने इसको बिल्कुल सर उस अप्रोच में लिया। एनी आइडिया इस साल, मतलब जो आपने, हालांकि अभी तो मार्कशीट आई नहीं अपने पास में, फिर भी आपको एनी आइडिया कि जीएस में कितने मार्क्स आपके आ रहे होंगे? जीएस में सर अराउंड 100 के करीब रहेंगे। 100 के करीब रहेंगे, तो अच्छी बात है, मतलब उतना ही हम एक्सपेक्ट ही करते हैं। टेक्निकल आपका काफी स्ट्रांग गया होगा, टेक्निकल में कितने के आसपास आ रहे सर 205 इसके अराउंड थे मेरे, तो वही 305 के आसपास आपके नंबर। हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। और मेंस में जब आप प्रिपेयर करने लगे, आपने ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन किया था मेंस का, यस सर। तो मेंस का अप्रोच फिर आपने, क्योंकि 2 ही महीने मिले थे इस बार मेंस का एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो आपने शुरुआत से प्रिपरेशन में मेंस को इंक्लूड करके रखा था या उन 2 ही महीनों में प्रिपरेशन? नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग में भी पहले से भी प्रीलिम्स के टाइम पे ही मैं मेंस के भी क्वेश्चंस लगाता था। मैंने एक बुक खरीदी थी सर सिविल सर्विसेज की, मेंस की पीवाईक्यू आती है सर, मैंने उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं ईएससी के सर पीवाईक्यूज थे वो ऑलमोस्ट मैंने 1-2 बार लगा चुके थे, तो याद हो जाते हैं। हाँ सर। फिर रिकरिंग क्वेश्चन थे बेसिकली सर उसके, तो मेरे को नया क्वेश्चन चाहिए था, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली थी इस बार मेरे को। मेंस का टेस्ट सीरीज दिया था आपने? ये सर मेंस का टेस्ट सीरीज दिया था इस बार। अच्छा, तो उसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पूरी हो जाती होगी? हाँ सर। उसमें अच्छा परफॉर्म करते थे हमेशा। क्या फेवरेट सब्जेक्ट रहे आपके? सर फेवरेट में तो सर मेरा मोस्टली सॉइल मैकेनिक्स और आरसीसी रहता था। इन्हीं को आप हमेशा सबसे पहले? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। तो मुकुल, कुछ और आप स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपका जैसे 2021 से हालांकि जर्नी स्टार्ट हुआ है, लेकिन सक्सेस आपको 2023 में मिल गया था सीपीसीबी में, जैसे कि आप सेलेक्ट हो गए थे, उसके बाद आपने ज्वाइन भी कर लिया, तो यू आर गोइंग गुड, बट इन जनरल जो आपका मेन विजन था ईएससी, वो इस बार पहली बार हुआ है। हालांकि पहली बार में ही ये इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं ग्रैब कर पाए, बट अब इन्होंने सीपीसीबी में रहते हुए जॉब के साथ आप समझिए, मतलब ये सब टॉपर स्टॉक का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि कई सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं कि सर क्लासेस इतनी लंबी लग रही हैं, हम कब पढ़े, तो आप ऐसा ही समझिए कि इनका जो क्लास का टाइम है वो इनका जॉब का टाइम है। बिल्कुल सर। तो उसके बाद ही यूज्ड टू फाइंड 5 to 6 आवर्स, आप शाम को 8 से 12, सुबह 6 से, वही ये दिमाग में कुछ बिठा लिया करना है, तो फिर टाइम अपने आप निकलता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। कौन को सुबह 6 बजे जगा रहा है कि मतलब उठो जॉब पे जाएंगे, उससे पहले ईएससी प्रिपेयर करो। वो 4 साल पुराना सपना जो इनको बार बार जगा रहा है, उस 4 साल पुराने सपने ने इनको बार्क जैसी इतनी प्रीमियम पोस्ट भी इनको छोड़वाने पे मजबूर कर दिया, और अभी सीपीसीबी में ही इज गोइंग वेल एंड नाउ ही इज ईएससी। और जो बिफोर इंटरव्यू हमारी जो बातचीत हो रही थी, तो उनका नेक्स्ट एम है कि 76 में से या तो 6 हटाना है या 7 हटाना है, एक सिंगल डिजिट में इनको आना है वापस से। तो होपफुली अगले साल अगर आपसे मुलाकात होती है तो इसी सीट पे रैंक 6 के साथ या रैंक 7 के साथ मुलाकात होगी, या उससे भी ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुछ आप अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहें कि किस तरह से एक माइंडसेट बना के रखें, सोशल मीडिया से कितना क्या आपका इंटरेक्शन रहा है, मतलब अपनी तरफ से कुछ आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहें? जैसे कि सर बेसिकली मैंने जो देखा है अभी तक अपने फेज़ में, अगर मेरे को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी और टाइम जैसे कि अभी बहुत कम है सर, अभी नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स स्टार्ट होने वाला है, तो अभी के लिए यही सजेशन है कि मोस्टली पीवाईक्यूज जो हैं जिनको आपने लगा रखा है, तो उसको और थॉरो रिवीजन करें और बेसिकली टेस्ट सीरीज़ लगाएं और एक शॉर्ट नोट्स अपना बना के रखें, उसी को जितनी बार हो सके सुबह उठ के या शाम को उसको रिवाइज करना है। ये सर छोटी सी चीज़ है पर ये बहुत इफेक्टिव होगी लॉन्ग रन में, क्योंकि एक शॉर्ट नोट एक पूरा सब्जेक्ट सर। और एक और चीज़ सर मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो मोस्टली की थी, मैं जब भी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज लगाता था तो उसमें मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चंस मेरे से एक बार बन गए उनको छोड़ के जो बच जाते थे उनको मैं एक अलग से एक कॉपी बना के रखा था, उसमें मैं उसको नोट करता था। इसका मतलब आपके करिकुलम का पार्ट बन गई कि भाई जो आपने जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपने एक्स्ट्रा लिखे, तो ये जब तक नहीं होगा तब तक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं। बिल्कुल सर। तो ये भी चीज़ हम लोग क्लास में शेयर करते हैं कि आपके शॉर्ट नोट्स हो, चाहे आपके एक अलग से
नोटबुक बना लो, जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, चाहे आपको उनको याद भी करना पड़ रहा है, कहने का मतलब रटना भी अगर पड़ रहा है, बिल्कुल उसको एक जगह लिख के रख लो, तो क्या बार बार रिवीजन में आएगी, तो आपके लिए अपना आप ही हैबिचुअल हो जाएगी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिस तरह के होते हैं, A&R वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें कई बार हमें प्रॉब्लम आती है, उतना नहीं याद रह पाता, तो हम इसको ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं डेटा वाले, Yes, लाइक इसका साइज कितना होता है, आरसीसी के कोडल प्रोविजंस हैं, उनको भी आपने इसी तरह से याद किया था? सर मैंने क्या किया था ना, इन सब का जहाँ पे मेरे को वो करना था उसको मैं कंपाइल कर लिया एक जगह पे, एक पेज पे, अच्छा। जो रिलेटेबल लगा मेरे को कि ये यहाँ से रिलेट हो सकता है, उनको मैंने अपने स्टडी टेबल पे चिपका के रखा हुआ था कि ताकि एक एक बार उस पर नज़र पड़ती रहे मेरी। जब भी नजर पड़ेगी वो चीज आंखों के चीज़, सामने हाँ से सर, निकलेगी, बिल्कुल। तो ये सब स्ट्रेटेजी, टॉपर्स स्ट्रेटेजी, बिल्कुल सही बात है। जो भी फ्रीक्वेंट वैल्यूज है जो यूज आती हैं, या जो आप डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, आरसीसी हो, एनवायरनमेंट हो, स्टील हो, तो उन्होंने इनको एक टेबल पे लगा के रख लिया, तो जब भी टेबल पे बैठ रहे हैं उन चीज से बाय डिफॉल्ट ही गो थ्रू हो रहे हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपने मोबाइल में भी सारे शॉर्ट नोट्स स्कैन करके रखे होंगे? सर मोबाइल से मैं मतलब उतना नहीं करता था। अच्छा। मैं जो भी लगता मैं लिख लेता था एक जगह पे पेजेस पे, उसको फिर मैं वहाँ पे पेस्ट करके ही करता था, या फिर एक छोटी सी डायरी बना के अपने साथ कैरी कर ली, अपने साथ कैरी कर लिया, वो चलो, करता था मोस्टली सर। क्योंकि मोबाइल से शॉर्ट नोट पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्शंस यस सर, ये भी एक वन ऑफ द रीजंस था। सही बात है। तो पूरे जर्नी के दौरान हाउ डिड यू डील विद डिस्ट्रैक्शंस? सर बेसिकली अगर मेरे को फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता था, कि सपोज कोई भी एक ऐप हो, तो मैं एप्लीकेशन ही डिलीट कर देता था, उसको हटा ही देता था पूरा तरह से। तो अब जैसे 8 से 12 या जो भी आपका टाइमिंग है, वो एप्लीकेशन आपके साथ में है ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा कंट्रोल रहा आपका। और बाकी आपने सभी जगह से हेल्प ली, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू रहा है, एंड बहुत अच्छा आपका जर्नी भी रहा है। आपने स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से सजेशन भी बहुत अच्छा दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट प्लानिंग। वी होप टू सी यू सून विद अ सिंगल डिजिट रैंक। डेफिनेटली आपके अगले साल आ जाएगी जिस तरह से आप चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much, sir. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू सो मच सर।